गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा पहला टॉपिक है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। जी हाँ, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है कब? तो 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी। और 12 जनवरी आप लोगों को पता ही होगा कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इसी जयंती के दिन ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, तो आपको ये जगह याद रखना है। महाराष्ट्र के नासिक में कितनावा हो रहा है? तो 27th राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपको डेट याद रखना है। ऐसे भी 12 जनवरी पता है कि विवेकानंद जी की जयंती है, तो और उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में ये युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, यहाँ आंकड़ा है, थोड़ा फिर भी ध्यान रखेंगे। कितने? लगभग 88,000 स्वयंसेवक इसमें भाग ले रहे हैं। कितने? तो 88,000। ठीक है, ये जो स्वयंसेवक लोग हैं ये लोग करेंगे क्या? तो ये जो आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहाँ पर और वहाँ पर जाकर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको कहानियाँ सुनाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में वहाँ पर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ पर? आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर और वहाँ पर सरकारी योजनाओं का प्रसार करेंगे और साथ ही साथ बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। ठीक है, मेनली इनका ये उद्देश्य है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो आयोजन हो रहा है, ये जो महोत्सव हो रहा है, इसमें जो स्वयंसेवक जो मैंने अभी जिक्र किया, तो स्वयंसेवक का पंजीकरण कैसे हो रहा है? तो पंजीकरण हो रहा है माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, तो इस स्वयंसेवक का पंजीकरण कैसे हो रहा है? माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर सवाल ये बन सकते हैं। ये आंकड़ों पर उतना ध्यान नहीं देना। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 जनवरी को क्या है, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और इस दिन को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग इनके बताए हुए कदम पे या इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ये एक युवा थे और इनकी बातें मतलब बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इतना ज़्यादा ज्ञान दिया और भारत का नाम रोशन किया, तो ये सारी चीज़ें लोगों तक, आज के युवा तक पहुँचे और उनके पद चिन्हों पर हम चल सके, और इसलिए ये महोत्सव मनाया यहाँ जाता है। तो चूँकि हम यहाँ पर हमने जिक्र किया महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के बारे में कभी भी किसी भी राज्य के बारे में आप पढ़ रहे तो उस राज्य के सीएम और गवर्नर को एक नज़र देख ले। तो वहाँ के सीएम कौन है? माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे, और वहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। बस ध्यान रखना 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ठीक है, चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। ठीक है, चलिए पहले वन लाइन में इसको समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव है क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव जो है ये एक तरह का, आप कह सकते हो, जैसे नाम ही है उत्सव है। ठीक है, तो कार्यक्रम होगा। तो ये कार्यक्रम मेनली है किसके लिए? तो दिव्यांगजनों के लिए। ठीक है, आप तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि इस उत्सव का उद्देश्य संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना है। जो दिव्यांगजन है, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए यह है कि उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसको प्रदर्शन करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, ये इस उत्सव का मेन मोटो है। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट पर नजर डालते हैं। 8 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ हो रहा है, शुभारंभ होगा। कहाँ हुआ? ये कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, कब? 8 जनवरी को। किस जगह पर? गोवा। तो दो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। यह उत्सव कब से कब तक चलेगा? 8 से 13 जनवरी तक यह उत्सव चलेगा। मेन मोटो आपको वन लाइन में याद रखना है कि किसके लिए है? दिव्यांगजन के लिए। कहाँ हो रहा है शुभारंभ? गोवा में। और कब से कब? बस दिमाग में रखना है, 8 जनवरी से 13 तक। ठीक है, इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो होंगे प्रमोद सावंत, जो गोवा के सीएम है। चलिए इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। हाँ, इसके मुख्य अतिथि है कौन? प्रमोद सावंत, जो गोवा के क्या है? मुख्यमंत्री है। ठीक है, सम्मानित अतिथि कौन कौन है इसमें? तो आप देखने देंगे रामदास अठावले, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री है। ठीक है, तो ये आपको नहीं पूछेगा कि ये क्या है, पूछ सकता है कि सम्मानित अतिथि कौन है इसमें, तो रामदास अठावले, और मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं प्रमोद सावंत, जो वहाँ के सीएम है गोवा के। ठीक है, चलिए यह उत्सव
समावेशी शिक्षा और सहायक प्रौद्योगिकी में सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो की पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि समावेशी शिक्षा सहायक प्रौद्योगिकी में सशक्तिकरण को क्या करेगा, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये इसका मूलतः उद्देश्य है। किन के लिए है, तो दिव्यांगजनों के लिए है। कहाँ पर हो रहा है, तो गोवा में। क्लियर है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल दिवस, पर्पल उत्सव, और इसको देख लेंगे। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत जो कि मुख्य अतिथि भी है इस उत्सव में, और वहाँ के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते चलते एक नज़र पर ध्यान देते हैं कि क्या क्या है, अभी एक नज़र में देखते हैं। पहला तो आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर दिया है कि पहली बार 21 से 31 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की कितनी 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा कौन, भारत। ठीक है, तो आप वन लाइन में ध्यान रखना कि यहाँ पर यूनेस्को का एक समिति हो रहा है, विश्व धरोहर समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है। ठीक है, कब करेगा, याद रखिएगा 21 से 31 जुलाई तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कोई भी जो चीज़ जो पहला हो रहा है तो वो तो इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता और मेजबानी करेगा तो वो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि आप यूनेस्को को उठाएंगे और यूनेस्को के बारे में कुछ चीज़ें, जब आप इसको एक नज़र में लिख रहे हैं तो यूनेस्को का जो ट्रेडिशनल जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको आप नोट डाउन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना कंटेंट है, वो भी न्यू करंट के साथ क्या हो जाएगा, रिलेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए दूसरे हम लोग न्यूज़ की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है कि ILO का एक अनुमान है कि वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% रहने की संभावना है। एक अनुमानतः मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बेरोजगारी दर है वो कितना हो सकता है, 5.2%। ठीक है, तो डेटा याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, ILO द्वारा। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है तीसरा न्यूज़ हमारा आज का। यहाँ पर दिया गया है, समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, समीर कुमार सिन्हा को। ठीक है, ये एक IAS ऑफिसर थे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जाकर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि ये किस समय के ये ऑफिसर थे और क्या क्या इनकी कुछ ऐसी बातें जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको आप हाईलाइट करके यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किन्हें, समीर कुमार सिन्हा जी को। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं, दुबई से रिलेटेड है। यहाँ पर दुबई को जो है वो एक एक अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड क्या है, एडवाइजर ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड। क्या है, एडवाइजर ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2024 में यहाँ पर दुबई पहले स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। और लगातार दुबई जो है 3 साल से 1 नंबर पर वो बना हुआ है इस अवार्ड में। ठीक है, कौन सा, जो यहाँ पर ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस अवार्ड। ठीक है, इसमें इस बार शीर्ष स्थान पर है। तो पूछ सकता है कि इसमें से शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आपको 2-4 नाम देंगे जिसमें से एक नाम दुबई भी होगा, याद रखिएगा। और दुबई लगातार 3 वर्षों तक 1 नंबर पर वो वैश्विक गंतव्य का खिताब हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है। तो एक तो ये भी याद रखना है कि 3 साल से लगातार ये जीत रहा है, और उसमें भी लगातार 3 साल से जीतने वाला पहला शहर कौन बन गया है, तो दुबई। तो मतलब अभी तक कोई भी ऐसा शहर नहीं जो कंटिन्यू 3 वर्षों तक इसका विजेता रहा हो। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण कोरिया ने लगाया कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध। ठीक है, तो बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ हैं, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको सवाल ये पूछ सकता है कि कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है। तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण कोरिया, और वहाँ काफ़ी मात्रा में इसका आप कह सकते हैं जो बिजनेस जो होता था वो होता था, काफ़ी इससे अर्निंग भी होता था। तो इस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो खैर इसके डिटेल में आपको नहीं जाना है क्या नुकसान क्या फ़ायदा, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि किस देश ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाया है, वो है दक्षिण कोरिया। चलिए थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूँ यहाँ पर, आप समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय मानव, आप लोग पता है तस्करी, जो इंसान की तस्करी की जाती है, उनको बेचा और खरीदा जाता है, तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2024 याद रखिएगा कब है, तो 11 जनवरी को। ठीक है, ताकि लोग इससे मतलब लोगों में जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ताकि ये चीज़ें क्या हो, कम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हैदराबाद का बेगमपेट हवाई अड्डा 18 से 21 जनवरी तक विमानन समारोह विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो वन लाइन में आप समझेंगे, जो विंग्स इंडिया जो समारोह है 2024, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, हैदराबाद। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ देगा विंग्स इंडिया 2024 का मेजबानी कौन कर रहा है, तो हैदराबाद। ठीक है, चलिए, और हैदराबाद का कौन सा हवाई अड्डा, तो बेगमपेट हवाई अड्डा। कब से कब, 18 से 21 जनवरी। डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर भारतीय गेंदबाज है, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, उनको मिला है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, ऐसे तो कई सारे अभी अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।